अस्सलाम वालेकुम। 44 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। आज हम कुछ उधार बाकी था। टेस्ट 3 आसान था और आई थिंक टेस्ट 3 वाला सवाल या 2 वाला सवाल क्लास के वो पास पेपर में एक एडजस्टमेंट ऐड करके भी हमने कर लिया था। टेस्ट 4 हमारा डिस्कशन वाला रहता था और असेसमेंट। तो पहले मैं असेसमेंट को डिस्कस करूँगा आज। सबसे पहले इसके अंदर मैं आपके साथ IS 38 वाला सवाल डिस्कस करना चाहूँगा। और भाई ये नोट कर लो यहाँ से स्टार्ट में से ही, ठीक है, यहाँ से कि जहाँ पे मैं ये इंसाफ लिमिटेड नाम सिर्फ बदला हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल है IS 38 का, ठीक है। तो रीसेंट अटैम्प्ट का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ रीसेंट अटैम्प्ट, यहाँ से वीडियो कट कर लेंगे या चले स्टार्ट से ही हो जाए। इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग सरदनान वाले बच्चों को भी देनी है, ठीक है जी। एक्सक्यूज। अच्छा यार, ये ना क्लास के अलावा पूछना था आके मुझसे। आपकी मर्जी है जी। आपको अगर लगता है कि आपने लीज पढ़ लिया है तो उसका सवाल डिस्कस होना है, बैठे रहें। इतना कोई नहीं है, यहाँ पर लीज ही है और IS 38 ही। IS 12 तो है नहीं, पेंडिंग IS 12 भी रहता है ना आपका, तो ये ले लें। अच्छा जी, प्रिपेयर आ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। मैं नोट बना बिल्कुल नहीं रहा, नोट बना हुआ है सोल्यूशन में, ये आपके सामने। वही वाला काम कर लेते हैं जो हमने उस दिन याद है किया था। याद है कुछ एक सवाल किया था ना, ऐसे ही वर्किंग करते गए थे। तो ये रीसेंट अटेम्प्ट का सोल्यूशन है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाता हूँ। और बहुत आसान सवाल था, और आसान सवाल भी पर्चे में होते ही हैं मुश्किल के साथ साथ, ठीक है। चलो अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर आ नोट ऑन इंटेंजिबल्स। IS 38 का नोट बनाना था। फॉर इंक्लूजन इन IELTS फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। 9 नंबर का सवाल है। कहीं पे लिखा हुआ टोटल का कॉलम बनाओ, बनाना था। फिर ICAP ने नहीं बनाया। उसकी वजह यह है टोटल बहरहाल हिस्सा है, सोल्यूशन के अंदर बनाना था। हाँ, कंपैरेटिव के बारे में जब तक ना कहे खुद से नहीं बनाते। तो उसको चाहिए था लिख देता टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, या शायद लिखा हो, पता नहीं, मैंने उठाते हुए सवाल ना देखा हो। बहरहाल टोटल का कॉलम बनेगा। अब कैसा रहा था ये सवाल? कितने एसेट्स थे इसके अंदर? दो थे जी, दो थे बेसिकली। एक ये प्रोजेक्ट था, ठीक है जी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट अल्फा, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक ये इंटेंजिबल, और दूसरा था ये वेबसाइट, ठीक है जी। तो देखते हैं, आप फटाफट करते जाते हैं। टोटल का क्यों बनाना है? वो तो पहले अफेयर 1 के अंदर तो कहते थे जब तक रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नहीं, जब तक कभी नहीं ऐसा कहा। मैंने ये कहा था कि एक कंपैरेटिव के लिए जब तक रिक्वायरमेंट ना हो नहीं बनाना। टोटल का कॉलम तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो रिक्वायरमेंट में खुद ना लिख दे टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। याद रखना, टोटल का कॉलम हमेशा बनाना होता है, ठीक है जी। बिल्कुल बैलेंस शीट के फेस पे वो जा रहा होता है, ठीक है ना। तो मैंने सोल्यूशन में बना दिया वैसे, ठीक है, जो आपको मिलेगा सोल्यूशन हमारे फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ इंसाफ लिमिटेड। इसका सिर्फ नाम बदला है, असल नाम देख लीजिएगा। IS 38 का ये क्वेश्चन है, बाकी सब वैसे ही है, बस IL आगे हो गया। IL स्टार्टेड अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू, तो प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट अल्फा जो है वो 1 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ। यही हमारा साल है, 31 दिसंबर 23 पे जो एंड हो रहा है। हमारे साल के दूसरे महीने के पहले दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अप टिल लॉन्च डेट ऑफ 1 दिसंबर। इसका मतलब ये हुआ, साल तो हमारा था 1 जनवरी से 31 दिसंबर 23 वाला। इसमें जनाब यहाँ पर 1 फरवरी को ये काम स्टार्ट होता है। और लॉन्च डेट क्या कह रहा है जी? इसका मतलब 31 नवंबर तक ये काम चलेगा, यानी 10 महीने ये प्रोजेक्ट चला है। ओके, डन। ये प्रोजेक्ट की टोटल लाइफ इतनी थी। अब वो कहता है अप टिल लॉन्च डेट ऑफ 1 दिसंबर 23 फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। एक तो ये लफ्ज लिख दिया कॉस्ट के साथ कि सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, वर इनकर्ड ऑन अल्फा, ठीक है जी। और अगली लाइन में उसने लिखा भी था गालिबन, ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन अगेंस्ट ईच कॉस्ट। इसका मतलब स्टाफ सैलरी फरवरी से नवंबर तक पूरे 10 महीनों की है। ये कितने महीनों की है जी? 10 महीनों की है। ओके, अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। लेकिन अगली बात देखनी पड़ेगी, इंटेंजिबल की रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है,
डेवलपमेंट अगर चल रही है तो डेवलपमेंट में क्राइटेरिया मीट हुआ या नहीं हुआ है, अच्छी डेवलपमेंट है या बुरी डेवलपमेंट है, ठीक है ना, ये सब देखना पड़ेगा। पूरे 10 महीने का ये खर्चा है। आगे कंसल्टेंट की फी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने मंथ्स बनते हैं? ये मिलियन नहीं है, ये मंथ्स है। ओके जी, 7 मंथ्स, और बोल दो ये 7 मंथ्स। उसके बाद जी 1 अप्रैल को ये वंस एक बार ही ये एसिड खरीदा है, लेकिन आपको पता है ये इक्विपमेंट जो है ये तो पीपीई है। अगर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड ऑन अल्फा है तो इसका मतलब अल्फा की ये जो रिसर्च चल रही थी इन डेवलपमेंट, ये जो हम इंटेंजिबल बना रहे थे, इसके लिए ये इक्विपमेंट यूज हुआ है, तो इसकी डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल का पार्ट बनेगी। हाँ जाहिर सी बात है, उसका अपना रूल तो अपनी जगह मौजूद है कि कब से कब तक, जो जब कैपिटलाइजेशन चल रही होगी तो उस अरसे की डेप्रिसिएशन भी एसेट की इंटेंजिबल कॉस्ट में नहीं चल रही होगी, तो जैसे बाकी सब कुछ एक्सपेंस वैसे ये भी एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब कंज्यूमेबल्स जो छोटे मोटे चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं वो भी फरवरी से नवंबर तक कितने मंथ्स हैं? 10 मंथ्स, ठीक है जी। ये जनाब कहानी थी। अब वो कहता है दो द डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्टेड ऑन यकम मई को डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंट इंटेंजिबल वाज मेट ऑन यकम जून। हम यूं लिखा करते थे, स्टार्टेड रिसर्च, याद है कुछ, यकम फरवरी, फिर स्टार्टेड डेवलपमेंट, यकम मई कर लो कोई नहीं, और फिर 6 क्राइटेरिया मेट यकम जून, और फिर कंप्लीशन हो गई है 30 नवंबर लिख लूँ ना। अब मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू करनी है? यकम जून से, और कहाँ तक लेकर जानी है? तो ये कितने मंथ्स बनते हैं? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कैपिटलाइजेशन होनी है जो कॉस्ट आएगी। अब ये 60 की जो कॉस्ट है ये कितने महीनों की है? अब हमने इसमें से फरवरी मार्च अप्रैल मई के 4 महीनों को लिफ्ट नहीं करानी, एक्सपेंस है तो वो तो पीएनएल में जाना है ना, हम तो बना ही पीपीई का नोट रहे हैं, इंटेंजिबल का नोट रहे हैं, बैलेंस शीट में जो जाना है, ठीक है। तो 60 को डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यूं करते होते थे हम, इसको यूं करते थे, इंटू 10 डिवाइड कर दिया और 6 मल्टीप्लाई, याद है कि ये 6 महीनों का खर्चा है, डिवाइड बाय, सॉरी ये 10 महीनों का खर्चा है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा, डिवाइड बाय 12 नहीं करना, ठीक है। तो 6/10 आंसर 36। उसके बाद मई से नवंबर तक कंसल्टेंट फी, आपको कि स्टाफ सैलरी भाई सैलरी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ना, पहले ही बोल दिया था कि ये एसिडी कॉस्ट में ऐड करनी होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कंसल्टेंट को फी पे की, 7 महीने पे करते रहे फीस, तो ये खर्चा है 7 महीनों का, और हमें कितने महीनों का खर्चा जो है वो कैपिटलाइज कर सकते हैं हम? 6 का। वो किस मई का महीना बस नहीं है, तो जून जुलाई अगस्त से लेकर तो 6/7 कितना बनता है? 24, ये हो गया। उसके बाद हाँ जी, इक्विपमेंट खरीदा है 1 अप्रैल को, इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। अब इस साल में 9 महीने इसने डेप्रिशिएट तो होना है, लेकिन हमारी कैपिटलाइजेशन कितना अर्सा चल रही है? हमें सिर्फ वो चाहिए जो इंटेंजिबल में जाना है, जो एसिड बनना है, क्योंकि हम नोट बना रहे हैं इंटेंजिबल का, हमें क्या परवाह पीएनएल में क्या जाना है। एक्सट्रैक्ट्स मांगता तो फिर फंस जाते, फिर एक्सपेंस भी लेना पड़ता, एसिड भी लेना पड़ता, सब कुछ, ठीक है। तो इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो पहले निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 5, रेजल वैल्यू गिवन नहीं थी, क्या आंसर आता है? 24। ये 24 9 महीनों की डेप्शन है, 12 की है, इसको 9/12 करेंगे। अब चलो ये भी ठीक है, 9/12 टोटल खर्चा है, लेकिन हमने सिर्फ 6 महीने की कैपिटलाइज करनी, हम कैपिटलाइज वाला निकाल रहे हैं, बोलो 12। अब ये कॉस्ट इनकर, ये कॉस्ट कैपिटलाइज वाली हम निकाल रहे हैं, हमें चाहिए भी यही ना, हमारा नोट जो इंटेंजिबल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? कंज्यूमेबल्स फरवरी से नवंबर तक, अगेन 10 महीने के हैं, तो 6/10 इसको भी कर दो, क्या आंसर आता है? 42। क्लोज। ये जनाब टोटल कर लें, इसका येलो का टोटल कितना आता है? 114। ये 114 की कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक इंटेंजिबल है, ओपनिंग कोई नहीं था, इसी साल में काम शुरू हुआ, और ये 114 वर्किंग 1 में भी यही हुआ पड़ा, ये देख लो आप। अब इसके नंबर बिखरे पड़े थे, देखो, जिसने ये निकाल लिया सही, ये गलत हुआ तो उसका सिर्फ ये कटेगा, फिर ये सही है तो ये सही है तो उसको 1.5 नंबर मिल गया।
फिर ये डेढ़ नंबर यहाँ गलत फिगर को लेकर सही डेप्रीशिएट अमोर्टाइज सही कर दिया तो उसको उसके नंबर मिलेंगे। ऐसे ही पर्चा पास होता है, रुकना नहीं, ठीक है। कोई एक चीज गलत हो गई ना, कोई मसला नहीं है, उसकी गलती के नंबर, यहाँ आधा नंबर कट गया, अब इस 114 की बजाय किसी का 112 आ गया, गलत है, ये नंबर कट गया यहाँ पे, अब 112 को सही अमोर्टाइज कर दिया तो उसके नंबर मिलेंगे। सही है ना, रुकना नहीं है, रुकता नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है। अच्छा, अब आगे वो कहता है ये वाली लाइन, द यूजफुल लाइफ ऑफ अल्फा इज एस्टिमेटेड टू बी 6 years। अब ये जो 114 आया है इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाय 6 इनटू किस दिन ये रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया था, सॉरी किस दिन ये लॉन्च हो गया, 1 दिसंबर को, तो सिर्फ एक महीने की अमोर्टाइजेशन कितनी बनती है, 1.5। ये आपके नोट के अंदर अमोर्टाइजेशन में नजर आ जाएगी, 5.8 है तो 1.6 हो गया राउंड होकर, ठीक है। ये देखो 114/6 नहीं, ये कहाँ गया, यही है 114 डिवाइड बाय 6, ये लाइव से, अच्छा डिवाइड बाय 12 सिर्फ लिखा हुआ वर्किंग में, जरा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, बहरहाल इंटू 1/12 लिखते हैं ना हम, एक महीने की तो डिवाइड बाय 12 भी होता है ना, ठीक है। तो ये 1.6 आ गया, डन जी। इसमें कोई और मसला, ये सारा नोट तो पूरा हो गया। ये देखो ओपनिंग था नहीं, ये आपने निकाला, ये आपने निकाला, और ये बुक वैल्यू है, लाइफ दे दिया आपने, स्ट्रेट लाइन मेथड बता दिया, ये वर्किंग वन इसके साथ आपने जोड़ दी, कोई मसला, दिस इज एज सिंपल एज दिस। और ये पर्चे का रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, तो आपने खुद को एवेल्यूएट किया, आईकेप का रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल करके कर लिया, अनसीन था आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 23 IL लॉन्च्ड, इस दिन क्या हो गया, लॉन्च हो गई है वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये तो एक्सटर्नल यूज वाली है और इसको हम कैपिटलाइज करेंगे जो क्राइटेरिया मीट कर जाएगी, तो ठीक है। अब माजरत के साथ अब स्टैंडर्ड्स तो साथ जाते नहीं हैं, लेकिन आपने फिर भी देखा मोटी मोटी बातें आपके जहन में आपको नजर आ रही होती हैं, क्योंकि आप हर रिवीजन के अंदर इसको रिवाइज कर रहे होते हैं। मैंने जो रिवीजन प्लान दिया था उसके अंदर इस तरह के 2-3 सवाल भी रखे हुए थे, उनके लिए आप जाहिर सी बात है सफ़ा, जब भी घर पे सवाल करें वेबसाइट का, घर पे करें तो आप वो सफ़ा ओपन कर लिया करें, ताकि पर्चे में जब ये सामने आए तो पर्चा आपके दिमाग के अंदर ऐसे छपा हुआ है। बस यही स्टैंडर्ड ना लेके जाने का हल, हमारे ज़माने में भी स्टैंडर्ड हम नहीं लेके जाते होते थे, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड ना लेके जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना, आगे भी लोग पास होते थे। बस यही काम करना है आपने, जब भी कभी आपने वेबसाइट कॉस्ट वाला सवाल करना है, एक बार ज़बानी कर लेना है, कोई मसला नहीं, अपने आप को भी चेक करना है, लेकिन फिर आपने क्या करना है, उस सफ़े को ओपन करना है, सोल्यूशन नहीं देखना, सफ़ा ओपन करना है, जहां पर वो SIC 32 का लिखा हुआ था, ये प्लानिंग फेज जिसको हमने बनाया था, ये कंटेंट डेवलपमेंट इधर जाना है, ये एक्टिविटीज इधर जानी है, ये उधर जानी है, सिर्फ वो सफ़ा सामने हो और यहां से देखते जाओ, वहां से देखकर कंफर्म करते जाओ। इसका फायदा ये होगा, अगर आपने पूरे सेशन के अंदर इंक्लूडिंग रिवीजन वेबसाइट के कोई सवाल, टोटल लेट से 20 या 25 सवाल किए, टोटल इतने तो नहीं होते, लेकिन आपने अभी पढ़ते पढ़ते एक बार किए, फिर आपने ये असेसमेंट के लिए एक बार वहाँ से सवाल 2-3 किए, फिर टर्म टेस्ट आएगा, फिर ISAT 8 पड़ेगा तो आप 2-3 सवाल रिवाइज करोगे, फिर जब आप सिलेबस ख़त्म करोगे मॉक आएगा, उसके अंदर आप इसको रिवाइज करोगे, फिर पेपर से पहले, तो ये को 5-6 रिवीजन जाते जाते सेशन एंड तक होती हैं। तो ये सवाल जो 2-3 हैं, ये सवाल मतलब 2-3 तो नहीं, खैर 5-6 सवाल जो हैं, ये सारे सवाल ही आप अगर करें बार बार तो 15 से 20 बार तो एक सवाल कर लेंगे आप, एक ये वाले सवाल कर लेंगे। अब उसका मतलब ये होगा कि आप 15 से 20 दफ़ा उस सफ़े पे जाएंगे, सवाल नहीं याद करना, उस सफ़े पे जाएंगे जब, तो वो हर बार देखने की वजह से आपके दिमाग के अंदर नक्श हो चुका हुआ है। वैसे आपको याद है, मुझे पता है, आप कह रहे हो यार सर टाइम ज़ाया करा रहे हैं आप, भाई कर लो फिलहाल टाइम ज़ाया, पर्चे के अंदर फिर आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। ओके, 2-4 चीज़ें हैं जहाँ पर सिर्फ अभी जो है वो चीज़ों की ज़रूरत है आपको याद रखने की, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट की एग्जाम्पल सामने ओपन कर लिया करो, घर पे सवाल करते हुए, टेस्ट में नहीं, टेस्ट में उसको अप्लाई करना है, टेस्ट में अप्लाई करोगे तो कहोगे हाँ यार देखा मुझे याद रह गया। ऐसे ही फिर जब भी घर पे सवाल करो, इसको ऐसे ही सामने ओपन करो, एग्जाम्पल रिसर्च डेवलपमेंट की, और दूसरा SIC 32 का सफ़ा। फिलहाल और तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड सामने रखना पड़े, बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद है, ठीक है ना। अच्छा ले जी, वेबसाइट वॉज डेवलप्ड इंटरनली, बड़ी मेहरबानी, एंड मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग एज एन इंटेंजिबल। कब मेट हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो, बस मेट द क्राइटेरिया है, बस ठीक है, अच्छी बात है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, अगेन उन्होंने वही लफ्ज इस्तेमाल किया, इनकर्ड फॉर वेबसाइट आर एज फॉलो, एक्वायरिंग वेब सर्वर एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो कैपिटलाइज करेंगे, है ना, हाँ कैपिटलाइज तो करेंगे, लेकिन कहां पर,
पीपीई है ये, IAS 16 के अंदर कैपिटलाइज करेंगे, होना ज़रूर है। हम कौन सा वाला बना रहे हैं, नोट कौन सा वाला बना रहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए ये रेलेवेंट नहीं। कैपिटलाइज होना है, एसिड है, पीपीई के नोट में आएगा, यहां नहीं। ओके डन। कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ्स, याद करो, मैं नहीं ओपन कर रहा, ओपन आप करके रख लो। हमने वहां पर लिखा हुआ था कि कंटेंट डेवलपमेंट के दौरान भी अगर तस्वीरें खींची हैं तो उसको भी एडवर्टाइजमेंट में डालना है, ठीक है, कर ही लेते हैं। पेज वो तो वेखेंगे, पहले चैप्टर ते खुले, पेज यानी 223 जिसको कहते हैं। इतना मुश्किल करके तुमने बोल दिया 223, मैं परेशान हूं, पता भी अंग्रेजी फंसती है मेरी, मेरे से ये वाली अंग्रेजी सीखी है फंसने वाली। ये लो जी, ये देखो यहां पर लिखा हुआ था, ये देखो कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर वो कहता है क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन, जब अपलोड कर रहे हैं, ये क्या है, ये समझो डेवलपमेंट फेज है, इसको कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन साथ ही उसने यहां पर साइड पे लिखा था एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज, इन डेवलपमेंट फेज यानी इसी फेज के अंदर यानी इसकी बात हो रही है, इसी के अंदर फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज इज एक्सपेंस्ड, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फी पेड टू एक्सपर्ट फॉर टेकिंग डिजिटल पिक्चर्स ऑफ एंटिटीज प्रोडक्ट्स। तो ये उस वक्त का पढ़ा हुआ था, पेपर के अंदर आगे किताब में हमेशा से ऐसा ही है, ये पिछली बार वाली किताब ही है। तो किताब को पढ़ने की आदत डालें, पर्चा पास करना है तो, ठीक है। अच्छा जी, चलें वापस आएँ, ये नहीं है जी, ये तो एडवर्टीजमेंट है, एक्सपेंस है, लेकिन हम तो पीपी उसका इंटेंजिबल का नोट बना रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग फिजिबिलिटी, ये मुझे याद पड़ता है सबसे पहले, और सेलेक्टिंग प्रेफरेंस सबसे पहले वाला खाना था, तसल्ली के लिए देख लो, ये देखो फिजिबिलिटी करना और सेलेक्ट करना प्रेफरेंस, ये तो कौन सा था, प्लानिंग फेज जिसको कहते थे, ये भी क्या है। अब ये देखो ना, अपने दिमाग पे जो नहीं करना ना, इसलिए तो कह रहा हूं कि ये तरीका होना चाहिए। जब भी इस तरह का सवाल घर पे बैठे हुए करते आप इसको ओपन करते, मेरे सामने भी तो ये बच्चों आपको पढ़ाते हुए 2-4 बार आया, जिस वजह से दिमाग के अंदर बैठी हुई चीजें। जब आप हर बार इस सफ़े को देखोगे तो दिमाग के अंदर ये आपके नक्श हो जाएगा कि ये वाली फिजिबिलिटी स्टडी जो है सबसे पहले हिस्से में थी, और फिर ये मोटे मोटे वैसे भी जहन के अंदर हैं। स्टिल मैं कहूँगा आपको सारा याद भी है, पता नहीं आपने याद कर लिया हो शायद, स्टिल मैं कहूँगा कि जब सवाल करें इस सफ़े को सामने रखें ताकि ये सफ़े का नक्शा आपके दिमाग के ऊपर बन जाए, पेपर में आपके लिए आसानी हो जाएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अपलोडिंग न्यू कंटेंट ऑन वेबसाइट, ये अभी भी पढ़ा के आ रहा हूं, ये जिसको ग्रीन किया था, ये क्या है, डेवलपमेंट फेज है, इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। क्राइटेरिया मीट हो तो, वो पहले ही उसने बोल दिया क्राइटेरिया मेट है सबसे ऊपर, ठीक है, तो ये होगा कैपिटलाइज, पहला टिक। डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग ऑन वेब सर्वर, ये भी यही वाला खाता है, दिखाऊंगा अगर कहते हो तो। डेवलपमेंट किधर गया, डेवलपिंग कोड, इंस्टॉलिंग ऑन वेब सर्वर, एज इट इज उठाकर चीजें लिख रहा होता है। अब जिसने सफा सामने रखा हर बार, और पेपर में जाने से पहले 15-20 बार वो सफा उसके सामने आया सवाल करते हुए, वैसे तो याद उसने किया ही हुआ था, उसके दिमाग में भी नक्श था, आराम से वो टिक करता जा रहा है। ये क्या है जी, कैपिटलाइज। प्रोवाइडिंग एडिशनल डिस्काउंट, यार डिस्काउंट देना कस्टमर को सेलिंग एक्सपेंस होता है। रजिस्टरिंग ऑफ डोमेन नेम्स, जिस पर वेबसाइट बनती है वो रजिस्टर करवाना, ये तो सबसे पहला जरूरी खर्चा था वेबसाइट बनाने का, ये भी डेवलपमेंट फेज है, ये भी कैपिटलाइज होना है। नहीं तो ये देखो, ऑब्टेन करना डोमेन नेम, ऑब्टेन करना रजिस्टर करना ही होता है, बस उसने रजिस्टर अलग से नहीं लिखा हुआ। डोमेन नेम लेने का मतलब यही होता है कि उसको आपने फीस पे करके अपने नाम करवाना होता है, तो रजिस्टर करना या ऑब्टेन करना डोमेन नेम, दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब भाई इतनी सी बात थी, ये तीनों टोटल करो जी, 24, बस ये क्या है जी आपकी वेबसाइट की कॉस्ट। इट इज एस्टिमेटेड दैट वेबसाइट वुड बी टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट इन 4 साल। हाउएवर आईएल प्लान्स टू इनकर ये और इनकर वो, और पता नहीं 8 साल, और यार प्लान छोड़ो, पैसे भी उसने कहा था वेबसाइट की लाइफ जरा कम ही रखना, बात समझ रहे हो। वो कहता है 4 साल में इसने फारिग हो जाना है वेबसाइट, लेकिन इनका प्लान है कि ये कभी एडिशनल एक्सपेंस इनकर करेंगे और फिर उसकी वजह से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये मजीद 4 साल और यानी 8 साल चल जाएगी। और भाई जब करेंगे तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो पता नहीं वहां पे जाके ना करें, फिर हम ऐसे ही 8 साल लेके फिर रहे हो, मुनासिब नहीं है, ठीक है।
तो आपने इसको 4 साल के ऊपर अमोर्टाइज करना था, तो ये कॉस्ट आ गई, और उसके बाद इसी की अमोर्टाइजेशन है 24/4 इंटू 6/12। क्या आंसर आता है? ये इतना आसान सवाल सर पेपर में आता है भाई, कसम से आईकेप की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करो सवाल, एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज मैंने बदला था, और वो मैंने यहाँ पर क्या नाम था उसका वो बदल के बस इंसाफ लिख दिया। आय से स्टार्ट होता था ताकि मुझे बार बार ना चेंज करना पड़े। अल्लाह जानता है उसके अलावा कोई एक लफ्ज भी नहीं चेंज किया, फॉर्मेट भी नहीं चेंज किया। आसान सवाल भी होते हैं और आसान ही होते हैं बल्कि, अगर पढ़ा हुआ हो तो। ठीक है, इसको देख लें जरा। ये जी ओपनिंग में कोई नहीं था, ये 24 आया। 24 कैसे आया? ये 3 ऐड हुए हैं, किधर गया? दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, इसके 1.5 नंबर थे। डन। यहाँ पे लिख लेना चाहिए था वैसे 24, चलो आपको मिल जाए आसानी से, लेकिन चलो ना भी लिखा हो तो पता है। उसके बाद ये इसकी अमोर्टाइजेशन 3 कैसे आई है? ये 24/4 इंटू 6/12। ये नोट खत्म, टोटल का कॉलम बस बना लेना था आपने। ओके, 9 नंबर कड़क। ठीक है जी, अब टाइम ज़रा कम है, असेसमेंट रोज़ इसी तरह से। अब ये लंबा सवाल समझो हो गया, ये मैं बिल्कुल कर नहीं रहा डिस्कस, ये इतना आसान सवाल था, ये मुझसे आसान बन गया। असल में ना जो सवाल असेसमेंट के लिए रखा हुआ था वो उन्होंने टेस्ट 4 में दे दिया था, ये पेंटोमीमे वाला, तो ये मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक है ना, असल सवाल तो वो था, गलती से वो उधर चला गया, तो फिर इधर मैंने फिर कहा क्या करूँ बच्चों के साथ, तो फिर मैंने ये सवाल दे दिया था। आसान सवाल था, इसमें सिर्फ कैच ये था कि ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है ना 24,000 की फेयर वैल्यू वाला, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट बोलो, ये बेसिकली लो वैल्यू एसेट था। सर तो आपने तो कहा था कि इसे अपनी मर्जी होती है, जो आपकी मर्जी तरीके से। हाँ, तो आपने रिकग्निशन एग्जाम्पशन नहीं लेनी थी ना? नहीं, मैंने दोनों पहले नॉर्मल से। नहीं, मैंने ये नहीं कहा यार, ये तो तुम मेरे पे इल्जाम बड़े लगाते हो उस्ताद। मैंने ये कहा था प्रैक्टिकली तो आपकी मर्जी ही होती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं क्योंकि उनके पास सिस्टम के अंदर सब कुछ बनना होता है लीज का, तो उन्होंने इसको भी उधर ही फेंकना है, चाहे 1 साल का भी हो। कहते हैं यार हमसे नहीं हर एक की ज़्यादा वर्किंग होती, सुस्ती करते हैं अकाउंटेंट्स, पैट फॉर्मेट बने होते हैं, बस उस पर डाला फिगर को, आगे कर दिया काम। लेकिन आपको मैंने कहा था पेपर के लिए अगर वो लो वैल्यू या शॉर्ट टर्म दे तो वो आपसे ये रिकग्निशन एग्जाम्पशन वाली अकाउंटिंग चाह रहा होगा, इसलिए आपने उसको रिकग्निशन एग्जाम्पशन से करना है। ये मेरे अल्फाज थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उस वक्त करवाया था लैपटॉप वाला सवाल, वो जो एक सवाल जिसके अंदर 3 लीजेज आई थी लेसी की, पहला दिन था, तब मैंने ये कहा था। तो कोई बात नहीं सर तो सर मेरे जेहन में नहीं था ना। अच्छा, आपके जहन में नहीं था तो कोई बात नहीं है, आपको इतना लेंथी काम करने का सवाब कम मिलना है। नंबर पता है इसका कितना था? तो वो 1 नंबर आपको मिलेगा सारा काम करने का। ये देखो, ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी सब कुछ दूसरी लीज का था, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज की, फाइनेंस कॉस्ट, नॉन करंट एसेट पीपीई। ये पीपीई कहाँ से आ गया? ये सॉरी राइट ऑफ यूज़ है, माजरत भाईजन, लिखा तो मैंने ही है शायद, मुझे माफ़ कर दें। ये क्या है? राइट ऑफ यूज़, ये भाई सही कर लेना ज़रा, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, ये अदनान साहब वाले बच्चों के टेस्ट में नहीं था, ओके, उनके टेस्ट में वो मीमी और वो वाला था, ठीक है ना, वो मैं करवाता हूँ डिस्कस। ओके, तो ये सिंपल सवाल है, इसी का ही नोट बना हुआ है। बाकी तो आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, बस हमने, या लो वैल्यू के लिए हमने डिस्क्लोज करना होता, तो मैंने पीएनएल के अंदर नाम लिख के बता दिया ये रेंट किसका है, लो वैल्यू एसेट का, बस 1 नंबर आपको मिल जाएगा जो कुछ आप करते रहें। बाकी दूसरे को सब सही किया तो उसके नंबर मिलेंगे आपको, बस आपने अपना टाइम ज़ाया किया। तो इस तरह की चीज़ों में टाइम ज़ाया हो जाता है, पर्चे में नंबर उस हिसाब से गिवन होते हैं। यहाँ पर वो बच्चा गड़बड़ करता है जो फिर कहता है मेरे से पेपर पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक रहें। अच्छा, अब ऐसा है, इसकी पिक्चर ले लें अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं आए तो। वैसे तो आ गए हैं सोल्यूशन। लीज इज़ अ लीज और नॉट इज़ नॉट अ लीज, पहले 3 सवाल, 2 सवाल वो हैं, तीसरा थ्योरेटिकल है, चौथा भी थ्योरेटिकल है। सोल्यूशन ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, इनको आप एक नज़र देख लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये ऐसे सवाल हैं कि रेगुलर क्लास के अंदर भी मैं एक एक करके कर लूँगा। मैं अब जाना चाह रहा हूँ उस सवाल की तरफ जो टेस्ट 4 हमारा था और सर अदनान के असेसमेंट में था, पेंटोमीमी वाला लीज का असल सवाल, तो वो डिस्कस करने में आया हूँ, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें, आ गया हुआ है, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं आया उनके लिए पिक्चर है। ये एमसीक्यूज़ की भी ले लें पिक्चर, और ये फिर इंशाल्लाह कल रेगुलर क्लास के अंदर करते जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक डिस्कशन वैसे मैंने वहाँ पे कर दी थी जहाँ पे ये क्वेश्चन की ख़त्म की थी ना सर के बच्चों की, बल्कि चलने देना, सारा लेक्चर ही जाने दो उनको, ठीक है। तो यहाँ से
ये वाला सवाल भी दोनों ने डिस्कशन लेना ही है। ठीक है जी, अब ये पहले 4 सवाल थ्योरेटिकल और ये MCQs 2, ये इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। ये तो चूँकि सर अदनान के बच्चों के साथ कमिटमेंट है मेरी कि रीसेंट अटैम्प्ट सारी की सारी उन्हें सॉल्व करवाऊंगा, तो जो साथ साथ ऐसे होती गई, किसी टेस्ट में आ जाती है, कभी रेगुलर क्लास के अंदर आ जाती है, वो मैं कट करके आपको भेज दिया करूँगा। पहला यही हमने सवाल डिस्कस किया है रीसेंट अटैम्प्ट का, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं अपने अच्छे सवाल की तरफ। थोड़ा टाइम बढ़ जाए तो शायद बढ़ जाए, लेकिन इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं। उसमें यह है कि हम इंशाल्लाह उसमें ना ये कर लेंगे कि एक रूटीन में आ जाएगा ना सवाल, तो फिर हो सकता है मुश्किल नहीं है चीज़ें। एक बार मेरे साथ मिलके पढ़ भी लें सवाल तो आधा हो जाता है, बाकी मैं फिर सॉल्व कर लेता हूँ। चलें, ऑन 1 जुलाई 19। अच्छा, अब देखो ये सवाल में ना सब कुछ ही था। दूसरी बात, ये सवाल में हमने पेंटो कौन था, लेसी था, पता है आपको? कैसे पता लगा होगा आपको? पेंटो लिमिटेड लीज्ड इक्विपमेंट फ्रॉम मीमे लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा कि पेंटो कौन है, लेसी। तो पहले लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करते हैं, और भूल जाओ लेसर भी कोई दुनिया के अंदर चीज़ एग्जिस्ट करती है, तभी सवाल हुआ करते हैं। हमने 2 से 3 सवाल क्लास के अंदर ऐसे किए थे, एक वो लाइफ बॉय वाला था, एक वो फ्रेंच वनीला था, एक इस तरह से और भी था, शायद वो नोना गोन के क्या था, वो भी शायद ऐसा था या नहीं था। बहरहाल 2 से 3 सवाल ऐसे किए हैं कि एक ही सवाल को हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता था। तो उसमें यही सिखाया था आपको, बल्कि शुरू में तो ऐसे किया था, एक दिन लेसी वाला करते थे और 2 दिन बाद लेसर वाला करते थे। तो उसका तरीका यही है कि आप जब सवाल करो सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और भूल जाओ लेसी नाम की चीज कोई दुनिया में है, और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो भूल जाओ लेसर भी कोई होता है, ठीक है ना। तभी आपसे काबू आएगा, वरना काबू नहीं होगा। तो आप पहले रिक्वायरमेंट यही करते हैं, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पेंटोज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 मार्च 2020। अब ये येलो हाइलाइटर हम यूज करेंगे इंशाल्लाह इसके लिए, लेसी के लिए। शुरू करें जी काम। ओके, ऑन 1 जुलाई 19, ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 20। तो ऐसे कभी हुआ करे ना तो एहतियातन लिख लिया करो। 1 मार्च 20 का मतलब है, आप तरीका क्या होता है ईयर एंड लिखने का पता है? 1 मार्च है ना, मार्च, तो इससे एक महीना आगे करो और एक दिन पीछे कर लो, यानी फर्स्ट, यानी यहां पर क्या लिखो, मार्च में +1 मंथ करो, अप्रैल हो गया, और 31 से पीछे एक दिन आ जाओ, यकम साल सही लिखोगे, वरना साल ना गड़बड़ कर दो। अच्छा चलो पहले लिख भी लेते हो तो गिनती कर लेना, 12 महीने लिखे हैं, 13 महीने तो नहीं लिख दिए साल में, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। खैर, तो 1 अप्रैल 2019 को साल शुरू हो रहा है हमारा, और 31 मार्च 2020 पर खत्म हो रहा है, ठीक है जी। ओके डन, अल्लाह करे लेसर का भी उधर आसानी हो जाएगी। हाँ बेहतरीन है ना, नहीं कोई बेहतरीन नहीं, चले खैर, हमें तो पता ही नहीं है, और भी कुछ चीज़ होती है, क्या ख्याल है, ठीक है। अब ये हमारा ईयर एंड है 31 मार्च, और अगर आपने 1 जुलाई को लीज पे लिया तो अप्रैल मई जून ऐसे, तो 1 जुलाई ऐसे ही होगा ना, और बोलो, तो यहाँ कहीं पे आकर हमारे साल में ही ये लीज हो रही है, बस ठीक है, पता लग गया हमारे साल के दौरान ये लीज पर एसेट लेसी ने लिया है, ठीक है। अब येलो चल रहा है, येलो जी, पेंटो लेसी लीज्ड एन इक्विपमेंट, लीज इज फॉर 4 years एंड इज नॉन कैंसिलेबल। चुप भी हो तो बाय डिफॉल्ट लीज नॉन कैंसिलेबल ही होती है। IS 37 में जाके भी आप पढ़ेंगे, ये ऑनरस बन जाया करते हैं कभी कभी ये। नॉन रिफंडेबल डाउन पेमेंट, अच्छा अगेन धोखा, और डाउन पेमेंट क्या, कोई भी पेमेंट हम रिफंडेबल नहीं रखी होती हमने, बस एक लफ्ज लिख दिया, आप बैठे पर्चे में सोच रहे हैं इसका क्या इंपैक्ट होगा, कोई इंपैक्ट नहीं होगा भाई। डाउन पेमेंट पहले लिखा होता था, आज नॉन रिफंडेबल लिख दिया, पहले कौन सा रिफंड हो जाती थी, ये डाउन पेमेंट ही है, ठीक है, डाउन पेमेंट ही है। नेक्स्ट, एनुअल लीज पेमेंट्स आर टू बी मेड इन एरियर्स, एनुअल है लीज पेमेंट, एरियर में है, विद फर्स्ट पेमेंट ऑफ 320 टू बी मेड ऑन 30 जून 20, और उसके बाद लीज पेमेंट्स फॉर रिमेनिंग पीरियड आर टू बी मेड ऑन 30 जून ईच ईयर विद एन एनुअल इंक्रीमेंटल रेंटल गया वो 20%, ठीक है, कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 21। जाहिर है 30 जून 20 पे पहला आ गया, उसके बाद 30 जून 21, 30 जून 22, 30 जून 23, 4 किराया आने, 4 साल लीज टर्म में, लेकिन हर किराया 3 लाख
20,000 से 1.2 20% बढ़ता चला जाएगा, चारों किराए इस तरह से होंगे, ठीक है। अच्छा, पेमेंट एरियर में लेकिन एडवांस के अंदर भी हमने पेमेंट कर दिया, ठीक हो गया। आगे कहता है मार्केट रेट इज 8%। कभी भी लेसी के सवाल के अंदर मार्केट रेट को हमने लिफ्ट नहीं करानी होती, बल्कि आपस की बात है। मीमे लिमिटेड जो है ये भी कौन है, लेसर सादे वाला मैन्युफैक्चरर डीलर। तो ये तो पूरे सवाल के अंदर ही इस्तेमाल नहीं होना। ओहो सॉरी, लेसर का लफ्ज़ मैं बोल गया, माजरत चाहता हूँ, वापस आएँ, ठीक है। लेसी की बात करते हैं जी। लेसी तो लेसर ही का रेट यूज करता है अगर उसको पता है। इम्प्लिसिट रेट चार्ज बाय लेसर इज द लीज इज। अब कहीं पे लिखा हुआ है कि दिस रेट इज नॉट नोन टू लेसी, तो खुद से बेलिम बाजू जरूर देना है। मार्केट रेट तो आना नहीं, ठीक है। हो सकता था कि यहां पर एक लाइन डालता है इम्प्लिसिट रेट लेसर का है 7% विच इज नॉट नोन टू लेसी एंड इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लेसी इज 10%, फिर 10% लेते। लेकिन उसने क्या बोला, इम्प्लिसिट रेट इज 7%। चुप है तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, दिस इज नोन टू लेसी भाई। तो ये धोखे के लिए दिया गया था, इसको धोखे में, इसके धोखे में नहीं आना था, ठीक है। लो ओके डन, 7% ही हम यूज करेंगे। ये बात समझ आई है, ये लिखा होना जरूरी था कि इम्प्लिसिट रेट 7% है विच इज नॉट नोन टू लेसी। तो फिर हम कहते ओके लेसी विल यूज, नाउ लेसी विल यूज हिज ओन इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। लेकिन वो कह रहे हैं इम्प्लिसिट रेट लेसर का 7% है, चुप है तो मतलब लेसर को फिर लेसी को लेसर का रेट का पता है। ओके डन। अच्छा अब ये पता लग गया येलो में। आगे बढ़ो, लेसर हैज प्रोवाइड लीज इंसेंटिव है, तो एक को मिला तो दूसरे ने रिसीव किया, एक ने ये लीज इंसेंटिव दिया, दूसरे को ये मिला है। सादा सी बात। और फिलहाल तो सॉरी लेसी है, अब मैं अगेन आई एम अगेन सॉरी, बस सिंपल बात। लेसी को क्या मिला है, 5,000 का लीज इंसेंटिव। क्या ट्रीटमेंट करते थे इसकी, पहले रेंटल में से माइनस। अब वो पहला रेंटल डाउन पेमेंट आ गया, अच्छी बात है, डाउन पेमेंट में से माइनस, यानी कि 30,000 था ना डाउन पेमेंट गालिबन, 30,000 नहीं है समझो, अब वो 25,000 है। ये 25,000 लेसी ने पे करना है और फिर थोड़ी देर बाद लेसी ने यही 25 रिसीव कर लेना है। एरियर पे क्वेश्चन चल रहा होता है और डाउन पेमेंट नहीं आती तो फिर ये फिर बेटा इंसेंटिव नॉर्मली होता नहीं है, वो होगा ही इसी तरह से। इंसेंटिव वो तभी देता है जब कुछ पैसे उसको आते नजर आ रहे हो जेब से, थोड़ा ही वो एसेट भी देगा जेब, नॉर्मल नहीं है ना ये कि आपको वो एसेट भी लीज में दे रहा है, साथ में कह रहा है जाए मेरे वाले मिठाई खा लेंगे। नहीं भाईजान, वो अगर उसको पैसे आते नजर आ रहे हो, डाउन पेमेंट या पहला रेंटल, तो कहता है चल थोड़े से इसमें से इंसेंटिव दे दो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि वो मतलब लॉजिकल नहीं लगता। आ जाएगा तो फिर देख लेना, माइनस डाल देना। पहले वो फिर एडवांस के तरीके से हाँ जी, नहीं होगा इंशाल्लाह जी। आगे अच्छा जी, अब कौन आ गया, पता नहीं कौन आ गया, हमें तो इसका पता ही नहीं है। हमें तो ये पता है पेंटो लिमिटेड इनकर्ड आईडीसी ऑफ 12, ठीक है। मतलब सवाल के अंदर एक सवाल हमने किया था पास पेपर के अंदर कि वो कहता था कि लेसर ने या लेसी ने किसी एक ने ये आईडीसी इनकर की है, दूसरे ने कुछ उसको रीइंबर्स किया है। तो हमने कहा था आधी इसकी बाकी उसकी, जो जिसने पे किया वही उसकी आईडीसी ना, उससे धोखा खा जाए बच्चे, इसलिए ये ऐसा सवाल यहाँ पर पॉइंट था। अब बच्चों ने धोखा नहीं खाना था, सिंपल है। लेसर इनकर्ड आईडीसी ऑफ 21,000 इन रिलेशन टू दिस लीज, ये लेसर की आईडीसी, उसके वकील ने 21,000 लिया होगा, फुल स्टॉप के बाद मतलब कहानी खत्म। वो अगली कहानी, लेसी ऑल्सो इनकर्ड आईडीसी ऑफ 12,000, इसने भी अपना वकील बुलाया था, इसने उसको 12,000 दिए। अब लेसी का सवाल करते हुए आईडीसी 12,000 है, लेसर का सवाल करते हुए 21,000। हम कौन सा सवाल कर रहे हैं, नेक्स्ट। लेसी is not expected to purchase the equipment at the end of lease term. Ownership will not transfer. The lessee has guaranteed 30,000 residual value. लेसी वाला केस है, लेसी वाला केस है, जीआरवी गारंटी करके कितना आया, गारंटी कितना करके आया 30, और घर आके हमने उससे पूछा कि सोचो, वो कहने लगा इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज मोर देन द गारंटीड अमाउंट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो इसके लिए हमने कहा था कि फिर लेसी को कहेंगे कि लेसी तुम सोचो। लेसी सोच के कहेगा कि देखो जी मैंने 30 गारंटी किया है, लेकिन जब लाइफ 4 साल लीज टर्म का एंड होगा तो ये लेट से 35-40 रुपए दे जाएगा उसको। तो हमने कहा था एक्सपेक्टेड टू बी पेड, फिर क्या निकला, इसको भी ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। कोई हर्ज नहीं है, रिवाइज करना कोई हर्ज नहीं है, ये कोई गिले की बात नहीं है, लब जाए बस मैनू। ये वो आपके ना असल में जब रिवीजन क्वेश्चंस बना रहा था ना मैं असेसमेंट के लिए, तो वो सारा घूम फिर के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसलिए ढूंढना ज़रा मुश्किल होगा थोड़ा। बड़ा पढ़ा है आप लोगों ने यार, बस
पेज नंबर नहीं, मेरा तो पेज नंबर नहीं ना है वो, पता नहीं मैंने कहाँ लिखा होगा। चलो वही ठीक है, हाँ कुर्सी बिठाया था। कौन सा पेज बताया आपने? 40। मैं फिर भी बेंदा जाऊंगा, कोई पता नहीं लगता। ओके आई थिंक नहीं नहीं नहीं, कुर्सी पे बिठाया था, ठीक है। लीज इज अ लीज और इज नॉट अ लीज, लंघ गया जे। ये था मेरे ख्याल से। नहीं ये लेसर है सर, रिवाइज कराना था, हम घर पे कर लेते, हमने खुद कर ही लेना था, मज़ा नहीं ना आता। ये लेसी ने गारंटी किया 6 मिलियन, लेसी और आगे चुप है। एग्रीमेंट में लिख के आया 6, लेसी सोच नहीं बताई हुई तो जीआरबी 6 ले लो। ये नहीं था केस ये था। रेजल वैल्यू मशीन की एक्सपेक्ट कर रहा है 15 और लेसी ने गारंटी किया है 10। ये है हमारा सवाल। गारंटी करके है 10 और एक्सपेक्टेड है कि 10 से ज्यादा मिलेगा, जितना मर्जी मिले। ऐसे सूरत में हमने क्या कहा था, ये हमने कहा था एग्रीमेंट में लिख के आया 10 और सोच रहा है 10 लिख के आया, सोच रहा है कि इसको 15 20 25 मिल जाएंगे। तो हमने कहा था इसका मतलब फिर तुमने कुछ भी नहीं देना, एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है 0। दूसरा केस नहीं बनाइए, ठीक है ना। दूसरा केस मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, कंफ्यूज ना हो जाए। यहां पे मैं लिख लेता हूं कि जीआरवी क्या होगी 0 लेसी की, ठीक है ना, क्योंकि लेसी की जीआरवी हम क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। और वो क्या है जी, जब उसको पता है कि ज़्यादा मिल ही जाने हैं तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है 0, ठीक है। लेसी के लिए सिर्फ सवाल सोच रहे हैं और लेसी के केस में यूजीआरवी होती ही नहीं है, सिर्फ होती ही क्या है, या पीओ परचेज ऑप्शन या जीआरवी। पीओ क्यों नहीं है, क्योंकि लाइफ के और लीज टर्म के एंड पे उसने वापस कर देना, तो फिर जीआरवी आ सकती थी। और वो भी क्या है, गारंटी तो 30,000 करके आया लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि इससे ज़्यादा उसको मिल जाएंगे। तो लेसी का सवाल करते हैं, सिर्फ लेसी को सोच रहे हैं, सिर्फ लेसी को सोच रहे हैं, ऐसे करके जैसे वो बैल के नहीं आसपास ऐसे लगे होते, कोलू वाला बैल जो होता है उसके आसपास, ताकि उसको नजर ना आए, उसको लग रहा है पता नहीं मैं कहां पे पहुंच गया हूं। कोलू का बैल बनना है थोड़ा सवाल करते हो, ठीक है ना। सिर्फ लेसी को देखना है, लेसर पे नजर ना पड़े। ओके चलें आगे, क्योंकि लेसर के सवाल में आपने कहना है ये तो फिर एग्रीमेंट वाली एज इट इज ले लो। अब मैं फिर कह रहा हूं ना पढ़ो, ना सोचो ही ना, लेसर को सोचो ही ना, ठीक है। ओके देयर इज अ टर्मिनेशन ऑप्शन that allows the lessee to terminate the lease provided 1 year notice is given to on yakam July 21 and a penalty of 40,000 is to be paid with the next lease payment। लेकिन सारी कहानी क्या हो जानी है 0/0 कि वो ये कह रहा है पेंटो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट द लीज, इसलिए ये सारी लाइन सी पार्ट के लिए करते रहेंगे यार, सी पार्ट को तो आने दो, फिलहाल तो ए पार्ट के लिए टर्मिनेशन पेनल्टी नहीं। वैसे बाय द वे अंग्रेजी पढ़ा दूं, हो सकता है टाइम ना रहे उस वक्त, तो ये सी पार्ट आपको खुद करना पड़ ही जाता है। बेसिकली वो ये कह रहा है यकम जुलाई 19 को लीज शुरू होती है, 30 जून 20 और 30 जून 21 जब आएगा तो 2 साल गुजर चुके होंगे। 1 ईयर का नोटिस फिर देना पड़ेगा। क्या मतलब, हम उसको यकम, देखो ना, यकम जुलाई 19 के बाद यकम जुलाई 20 1 साल, यकम जुलाई 21 2 साल, 2 साल गुजरेंगे, ऑन यकम जुलाई 21 आएगा, 1 ईयर नोटिस देना पड़ेगा। यानी इस दिन खड़े होकर हम कहेंगे कि यकम जुलाई 22 पे हमने एसेट वापस करना है। इसका मतलब टर्मिनेट कर सकते हैं तीसरे साल के एंड पर। 4 साल की लीज है ना, तो ऑप्शन क्या है, तीसरे साल के एंड पे टर्मिनेशन होगी, लेकिन उस तीसरे साल की टर्मिनेशन का नोटिस देना पड़ेगा दूसरे साल के एंड पे या तीसरे साल के पहले ही दिन, 1 ईयर नोटिस। ये इस तरह से कहानी थी, ठीक है ना। अभी तो जरूरत नहीं है। नॉन कैंसलेबल लीज का मतलब नहीं कैंसिल हो सकती, लेकिन 4 साल नॉर्मल रूटीन में। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा अगर कैंसिल करना चाहो, बेटा सारे कॉन्ट्रैक्ट ही नॉन कैंसलेबल होते हैं। आपने जो एग्रीमेंट किया हुआ है अपने मालिक मकान के साथ, आप उसने लिखवाया हुआ 10 साल तक तुम यहां से छोड़ के नहीं जा सकते हो। क्या नहीं छोड़ के जाओगे, जो मर्जी हो जाए, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे? नहीं, उसमें एक क्लॉज ये भी पड़ी हुई होती है
कि बहरहाल दोनों पार्टीज में से कोई भी एक महीने का नोटिस देकर खाली कर भी सकता है, करवा भी सकता है, ठीक है ना। तो ये बहरहाल रखा जाता है। तो है लीज खामोश भी है तो नॉन कैंसिलेबल ही है। बीच में एक ऑप्शन है जिसको वो कह रहे हैं जी नहीं हमने टर्मिनेट करना ही नहीं, करना है तो 1 महीना 1 साल का नोटिस देना है, 2 साल गुजरेंगे फिर तीसरा साल भी गुजारना है आपने, लेकिन उससे पहले आपने टर्मिनेट भी कराना है। तो ये बड़ा फनकारी से लिखा गया जुमला था, ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल हमारे पार्ट ए के लिए तो ये रेलेवेंट ही नहीं है, बल्कि पार्ट ए के लिए कहें तो ये पूरा पॉइंट 8 ही रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लो पढ़ के देख लो, ठीक है। नॉट रेलेवेंट फॉर पार्ट ए। क्यों जी, क्यों नहीं है रेलेवेंट? क्योंकि टर्मिनेट करना ही नहीं है। एडी कहानी लिख के बाद से निकलिया कि चूहा वही मरिया होया। ओके, सारा पॉइंट साइड पे हो गया, कितना कम हो गया ना काम। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट द स्टार्ट ऑफ लीज इज 1900। फेयर वैल्यू लेसी के सवाल के अंदर इग्नोर करते थे, याद है? मैं येलो नहीं लगा रहा इसको। पेंटो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट द लीज, ठीक है जी, ये येलो ही है, लेकिन चूंकि ये नॉट एक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट था इसलिए इसकी कोई वक़्त नहीं रही। इक्विपमेंट हैज़ एन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ, हमें इससे क्या, लेसर जाने उसका काम जाने, वो लगाएगा टेस्ट टूस्ट। भाई क्वेश्चन कौन पूछता है? 5 सवाल कौन पूछता है? रोटो कराऊंगा मैं। 5 सवाल कौन पूछता है? लेसर। लेसी का तो एसिड या लो वैल्यू है या शॉर्ट टर्म है, ना ये शॉर्ट टर्म है ना ये लो वैल्यू है। 3,20,000 की तो एक किस्त दे रहे हैं आप, लो वैल्यू एसिड है, ये हद हो गई। शॉर्ट टर्म भी नहीं है, 4 साल की लीज है, तो बस नॉर्मल लीज है लेसी की, दैट्स इट। तो आखिरी पॉइंट भी लेसर के लिए। ये दोनों पॉइंट्स प्योरली लेसर को किस कलर से करना पसंद करोगे, ब्लू या ग्रीन? मैं पिंक से कराता हूं, ठहर जाओ जी। लेसर पर्पल जी, ये लेसर के लिए दोनों पॉइंट्स हैं। देखो ना इसमें क्या गिवन है, इक्विपमेंट की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है और रेजुअल वैल्यू इसकी 15,000। ये अब रेजुअल वैल्यू आप कहोगे सर वो तो 30,000 से भी ऊपर कह रहा था। ओ भाई वो 4 साल के एंड पे कह रहा था, ये उसकी 15 कितने साल लाइफ है, 10 साल के एंड पर एस्टिमेटेड रेजुअल वैल्यू है। ओके सही है। और सेट्राइड लाइन लगाते हैं इस टाइप के इक्विपमेंट पर, तो ये लेसर जाने उसका काम जाने, ठीक है, ये वहां पे देखेंगे। चलें आगे, एक ये हो गया और एक ये वाला, बाकी जो भी छोड़ा है देखते हैं। अब मेरे बच्चों उन्होंने कहा था रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, मैं सिर्फ वर्किंग करूंगा आपके साथ, वर्किंग के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी ना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं सोल्यूशन पे ले जाऊंगा, सोल्यूशन में सिर्फ हमने चीजें देखनी ही हैं। ओके डन। अनप्लान्ड क्लास थी तो अब मैसेज वगैरह आने लग जाते हैं। अच्छा जी चले शुरू करें जी। वर्किंग 1, अब लेसी है, लेसी तो लीज पेमेंट और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है। डायरेक्ट पीवी ऑफ एलपी भी निकाल सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। लीज पेमेंट्स, लेसी है, लेसी डाउन पेमेंट 30,000 माइनस 5,000, समझ में आती है बात। प्लस पहला किराया ये कब पे होगा, एरियर में 30 जून 20 पर कितना, 3,20,000। अब कैलकुलेटर पे ना करी जाओ डायरेक्ट, उसको कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, बस कर दो डायरेक्ट ही। 3,20,000 को करो 1.2 से मल्टीप्लाई, 384,000 दूसरा किराया हो गया। फिर इसको करो 1.2 से मल्टीप्लाई, 460,800 बस। अच्छा 460,800। फिर अब इसको करो इसी तरह से करते जा रहे हैं जी। 600 डन जी। ये लीज पेमेंट्स आ गई, कितनी आ गई, बस जरूरत तो नहीं थी लेकिन चलो अच्छा जरा सामने आया था ना, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो आसानी होगी। 172742 अब सही है जी, बड़ी मेहरबानी, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमें। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के लिए इस 25,000 को अपनी जगह पे कायम रखो। ओके ये 3,20,000 को 1 साल पीछे लाना है, 1.07 याद है रेट कौन सा लेना है जी,
इसको 1 साल पीछे लाए, फिर 384,000 को 2 साल पीछे लाए, फिर 460,800 को 3 साल पीछे लाए, और फिर 552960 को जूम मीटिंग भी है, FAR 2 वालों की ही है आज इत्तेफाक से। जी जी बोलें, वो बेचारे 3:15 का टाइम दिया था उनको। जी बोलें बोलें बोलें। 1457 466 कन्फर्म है जी। ये जनाब PV ऑफ LP है, इससे हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये वर्किंग 1 किया करते थे हम, और उसके बाद वर्किंग 2 होती थी डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, मॉडर्न स्केड्यूल होता था ना, इंटरेस्ट और बैलेंस। जी स्टार्टिंग पॉइंट 1457 466 आ गया। कोई नहीं मुझे पता ईयर एंड क्या है, मैं फिलहाल सवाल कर रहा हूं लीज के ईयर एंड के हिसाब से। लीज स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2019, बड़ी मेहरबानी। और पहला किराया एडवांस में, मतलब डाउन पेमेंट थी, ठीक है, लेकिन वो 25 लिखनी है आपने, और 25 को यहाँ पे बता देना है 30 माइनस 5 करके, ठीक है। उसके बाद फिर 30 जून 2020, 30 जून 2000, देखते हैं आगे ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे, ठीक है जी। अब पहला तो इंटरेस्ट कोई नहीं है, सारे का सारा क्या लोगे, प्रिंसिपल जल्दी से बताओ जी। डन जी। अब इंटरेस्ट रेट 7% है, बताओ जी। 97 और 25,000 नहीं, 3,20,000, इसमें से निकालो 114597। डन जी। बैलेंस 1227063। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, देख लें ज़रा रिक्वायरमेंट कौन से साल की है। 31 मार्च 20, तो वो 30 जून 20 से पहले ही आ जाना है ना, तो मेरे ख्याल में बस काफ़ी आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है? इंटरेस्ट गलत लिखवा, सही वाला लिखवा दो भाई। 100,273, और ये प्रिंसिपल फिर सारे गलत हो जाना, जाहिर सी बात है जी। 21972, बैलेंस 121273। लो जी, डन जी। अच्छा अब हमसे मांगे गए थे एक्सट्रैक्ट्स, सोल्यूशन से देखने हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं डायरेक्ट आया। सबसे पहले तो मुफ्त के नंबर लिया करो, कौन से भला। सबसे पहले P&L में डेप्रिसिएशन सबसे पहले, चलो जी यहीं पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं जी। वर्किंग नंबर 3, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़, मुझे बताओ कितनी होती है जी। कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ में आता है PV ऑफ LP प्लस IDC। भूल तो नहीं रहे, एंट्री हुआ करती थी, एंट्रीज मांगी नहीं है, एंट्री हुआ करती थी राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, फिर राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, IDC वाला, और ये बारों बार एंट्रीज में आता था। और आज एंट्री के अंदर वो आप पढ़ के आ रहे हैं IDC था, कहीं आपने वर्किंग 1 2 के अंदर लिफ्ट नहीं कराई, कहाँ लेके जाना होता था बेसिकली बारों बार जनरल एंट्री में, यानी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट का पार्ट बनाना था। इसका मतलब ये हुआ कि PV ऑफ LP 1457466, सिर्फ इससे गुजारा नहीं चलना था राइट ऑफ यूज की कॉस्ट का, इसमें प्लस आपने करना था IDC 12,000 था। लो जी टोटल बताओ 1469466, ठीक है जी। ये जनाब आ गई आपकी कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन निकालनी है तो इसी को 1469466 को डिवाइड करो 4 से। लेकिन ये एसेट किस दिन आया था लीज पर? 1 जुलाई पे बेटा, 1। अब हमने अपने साल के हिसाब से बात करनी है। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2020 पर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने साल्स, सॉरी कितने मंथ्स? 9 मंथ्स, 9/12। आंसर बताओ। 275525, बस। लो जी, अब हमारा साल है हमारा साल है एक जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च पे। तो मुझे बताओ क्या ये वाला इंटरेस्ट जो है ये हमारा ही है पूरे साल का? गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़।
ये इंटरेस्ट तो 1 जुलाई से 30 जून तक का है और हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च पे। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, वही 9 महीने, यानी इस इंटरेस्ट में से भी 9/12 आपको करना था। कितना बनता है? सारा सोल्यूशन में मौजूद है, इसलिए मैं हैज़र्डली करता जा रहा हूँ ताकि बेसिकली सवाल हो जाए जी। 205, ठीक है जी। ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। नहीं जी, ये 9 का 9 पेएबल ही है 31 मार्च पे, ठीक है ना, बैलेंस शीट में भी नजर आएगा। फिलहाल तो P&L के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस ये जाएगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये जाएगा, ठीक है जी। बैलेंस शीट के अंदर दिस माइनस दिस बुक वैल्यू पर राइट ऑफ यूज नजर आएगा और लीज लायबिलिटी के अंदर आपको नजर आएगा इस लाइन के नीचे वाला करंट भी, ये करंट में और ये वाला नॉन करंट। जाके चेक करें, बोलो। ये सारी चीजें चेक कराऊं, 1 मिनट लगेगा बस। गई कहां पे सॉल्यूशन? ये पहले इनकम स्टेटमेंट देखो, डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है जी? 275,525 तकरीबन वही है, कोई राउंडिंग का डिफरेंस होगा, आपका होगा 75,205, 75,205। मैंने कहा ना हैज़र्डली कर रहा हूं क्योंकि सोल्यूशन प्रॉपर जैसे हम करते हैं उस फॉर्मेट के ऊपर सोल्यूशन में मौजूद है। वही तरीका है जैसे करते हैं, जैसे 150 सवाल किए थे सारे उसी तरह से किए थे जैसे हुआ पड़ा है, तो मैं इसलिए वर्किंग करता जा रहा हूँ। कोई मसला? मार्च 2020 के बाद जो आगे 2 महीने तो वो मेरे नहीं, तो वो उसके अंदर जो है वो बैलेंस शीट के अंदर वो कैसे इंकॉर्पोरेट करना? नहीं करने, बैलेंस शीट तो एज ऑन होती है, 31 मार्च की बैलेंस शीट बनेगी। अच्छा, उससे आगे 31 मार्च की अगले साल। हाँ, 1 मिनट नहीं, तो एज ऑन वाली अगर बन भी रही है तो हाँ। फिर भी तो जून तक जो है वो जो दरमियान बेटा जून तक नहीं, फिर अगला 31 मार्च हम देखेंगे, उसके अंदर जून मून सारे कुछ आ जाएंगे आगे जी। बेटा ये 2 चीजें हो गई, नंबर 1, नंबर 2 ये मैंने चेक करा दिया आपको। उसके बाद अब बैलेंस शीट में चलते हैं। राइट ऑफ यूज 1469466, 1469, सॉरी ये इधर था, मैंने टोटल भी किया था, 1469466 माइनस 275 करके बुक वैल्यू आनी थी, ऐसा ही है ना? ये देखो वही डेप्शन, ये बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद लीज लायबिलिटी में ये करंट पोर्शन और ये नॉन करंट 21975 और ये नॉन करंट, और ये इंटरेस्ट मैंने कहा था सारे का सारा पेएबल है। ऐप पे आ जाए सवाल। कितने नंबर हैं इसके चेक करो जरा, आधे नंबर नाम के, उसके बाद ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 7.5 नंबर सिर्फ इतने से काम के थे, ठीक है। ये वर्किंग के ऊपर भी 8.5 कर लो, वर्किंग का भी 1 नंबर था, ओके। ये वर्किंग एक्स्ट्रा बनी हुई है, वर्किंग इससे आगे रिक्वायर्ड नहीं थी आपको, ये सिर्फ आपको तसल्ली के लिए ज़रा बना दी गई थी यहाँ पे, ये लो, ठीक है। हमने वर्किंग इससे आगे कोई नहीं बनाई, हमें ज़रूरत पड़ी है कोई? नहीं पड़ी। डन जी, चलो। अच्छा, अब उसके बाद अब टाइम तो हो गया ख़त्म, लेकिन बैलेंस शीट सिर्फ मांगी गई थी किसकी? लेसर की सिर्फ बैलेंस शीट मांगी गई थी। अब लेसर की मैं सिर्फ वर्किंग 1 कर देता हूं आपको, उसके बाद टेस्ट लगवाता हूं, इंशाल्लाह निकलेगी ऑपरेटिंग लीज। लेसर तो सवाल करता है, कैसा सवाल था, ओए हो, मैं कहता हूं कमाल सवाल था। इसलिए तो मैंने कहा असेसमेंट, ओहो असेसमेंट बाद में कर लेंगे, पहले ये मैं कहा चलो रिसेंट अटैम्प्ट का चूंकि जिम्मेदारी है तो वो पहले करवा देता हूं, उसके बाद फिर। अब लेसर की बारी आ गई है जी। लेसर के केस के अंदर अब सारी बातें येलो वाली तो सेम चलनी है, मसला कहां पे आके आना है, बाकी सब सेम चलना है। इधर देखो, ये 4 साल है, ये भी 3000 है, ये भी इसी तरह से किराए उसने पे करने हैं, इसने रिसीव करने हैं, रेट भी सेम है वही वाला। लेसर को ये लीज इंसेंटिव जो उसने लेसर ने दिया था तो लेसी को रिसीव हुआ था, उधर भी आ जाना है। ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं ना, ठहरो ना, ये तो है ही नहीं ना, वो सॉरी हाँ, ये आईडीसी, इसकी आईडीसी अब नई आ गई, लेकिन आईडीसी तो सारी की सारी नस्ल की आईडीसी हम कहाँ लेके जाते थे? डायरेक्ट जनरल एंट्री में, याद आ रहा है? ओके चलो, ये तो चली जाएगी एंट्री में। अच्छा, ये एक चीज चेंज हो गई, अब ये 12 नहीं आएगा, अब 21 आएगा। आगे ये पॉइंट तो यो ओ किधर गया? ये मैं नीचे ढूंढ रहा हूं, आपको कैसे पता लगा मैं नीचे ढूंढ रहा हूं जी? द लेसी हैज गारंटीड, जो एग्रीमेंट में लिखी होती थी हम कहते थे कि ये जीआरवी है, ये एग्रीमेंट वाली ले लेगा, ठीक है। हाँ, ये मजे की बात थी, ऑपरेटिंग लीज के अंदर पहली बार ये देखने को मिली थी। तो यार क्या हो गया था, तरीका सिखाया हुआ था,
आप इंस्टॉलमेंट लिखते जाओ, अल्लाह खैर सल्ला, बस आपको क्या मसला है, एडवांस आ गया था इसमें, डाउन पेमेंट आ गई तो क्या हो गया, पहली डेट लिखो, उसके अंदर लिख दो इसको भी, अपनी तरतीब को नहीं छोड़ना था बस। तो जो 5-10 मिनट लग रहे हैं ऑनलाइन वालों, आपकी जूम मीटिंग लेट हो रही है, लेक्चर तो आपको कल मिलेगा, लेकिन माजरत एडवांस के अंदर, ठीक है, आपको ही सवाल करवा रहा हूं FA2 वालों को, ये जरा पूरा कर ले, बड़ा अच्छा था, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी एरियर में माजरत करूं, फेयर वैल्यू बिल्कुल लेंगे क्योंकि हमने टेस्ट लगाना है, और ये इक्विपमेंट की लाइफ वगैरह सब कुछ, ठीक है जी। पेंटोप्लाई स्ट्रेट लाइन, तो मीमे वो भी यही करेगा, ऐसी क्या बात है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये पेंटो पता नहीं गलती से नहीं लिखा गया, तो चलो खैर, हमें क्या, जहाँ चुप भी हो तो हम यही वाला मेथड करते हैं, ऐसे ही है। चलो अब शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले तो मैं वर्किंग 3 पे पहुँच गया हूँ। अब वर्किंग 3 में मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है डाउन पेमेंट, 25,000 डायरेक्ट लिख दूँ, इजाज़त है। ये 25 कैसे बना है मैं नहीं लिख पाऊंगा, सॉरी, 30 माइनस 5 करके, ठीक है। अच्छा 25,000 जमा, जल्दी लिखवाओ जल्दी, वो पहले ही निकाल लिए आप एक दफ़ा, ये 3,20,000। अच्छा ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, आपको भी पता है। नेट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट निकालो, मैं टेस्ट लगाने के लिए निकाल रहा हूँ, रेट चूंकि गिवन है, तो 25,000 प्लस 3,20,000 इंटू, वही क्यों नहीं यूज कर लेते, 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 GRV आना है। तो यहां तक वाला आंसर अगर निकाला हो तो बाकी ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे मिक्स ना हो आपका, इसलिए चलते जाओ। 1.07 रेज़ टू पावर -1 प्लस अगला कितना था, 384 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -2 प्लस 800 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -3 प्लस 552960 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर प्लस ये लाइफ के एंड पर -4, ये लीज टर्म का एंड आ गया, इस पर GRV 30,000 था, 30,000 ना, इंटू 1.07, ये भी चौथे साल के एंड पे पड़े। बताओ जी क्या आंसर आता है, 148035। अब टेस्ट ना लगा ले, टेस्ट 1, क्या ऑनरशिप ने ट्रांसफर होना है मुफ्त में, क्या पैसे देकर, नहीं, वो PO भी नहीं था। तीसरा सवाल, क्या लीज टर्म यूजफुल लाइफ का, नहीं, आगे जाओ, नहीं। डी, ये क्या PV ऑफ LP, PV ऑफ LP में तो हाँ GRV आता है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, UGRV होता फिर मसला होता, ठीक है। बहुत डायरेक्ट चल रहा हूं, कहीं मसला हो तो पूछ सकते हो। लीज के ऊपर बहुत टाइम लगा हुआ है, अभी तो हर चीज याद है हमें, इतना तो मैं कर सकता हूं कि मैं इसको लीज पेमेंट कह रहा हूं, इसमें UGRV नहीं है ना, तो नेट इन्वेस्टमेंट लीज पेमेंट बराबर है। तो 1480353 को डिवाइड करें, फेयर वैल्यू 1900 थी, यही थी ना, लो जी इंटू 100 करो, नो जी ये भी नो हो गया, और ये सब नो हो गए, तो दिस इज एन ऑपरेटिंग लीज। ये कितने बच्चों ने कर लिया था टेस्ट में जब ये किया था, तो अच्छा हो गया ये सवाल जरा कुछ दिन बाद आया, लीज भूल रही थी जरा, है ना जी। अब लो जी, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो फिर आया कमाया घिसाया, बस गल मुक गई। यकम जुलाई 2000, डेट तो वही डालेंगे ना, यकम जुलाई 2019, पहला किराया 30,000 माइनस 5,000 वाला कितना, उसके बाद तरतीब में लिखते जाएं। पहला किराया 30 जून 2020 को 3 लाख, दूसरा किराया 30 जून, अब ये सारे लिखने पड़ेंगे, नहीं सारे तो नहीं खैर, लेकिन टोटल तो करना ही है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे इनकम रिकॉर्ड करनी है जी। नेक्स्ट 30 जून 22, 460800, जरा ध्यान से बताना, 30 जून 23 को 552960। अच्छा अब जी बताओ टोटल कितना आता है, 1772760, डिवाइड करो इसको, रेंटल इनकम 4 से डिवाइड करो, रेंटल इनकम 1772760, ये घर पे करना है आपने, सोल्यूशन आ गया, डिवाइड बाय 4, स्ट्रेट लाइन कितनी इनकम आएगी, 443,190, 443,190
ये कमाया, अब आप क्या करेंगे, आया, कमाया और घिसा, और वो 10 साल के हिसाब से। अब एंट्रीज नहीं करनी थी, इसमें भी बैलेंस शीट चाहिए थी, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में लेसर की बैलेंस शीट के अंदर ये पीपीई होगा। नहीं, फिगर नहीं सही, ये सही नहीं है, चलो सही कर दो ये। ओके 171 42760 डन जी। 17 अच्छा 42760 को डिवाइड कर दें 4 से, ये भी बदल जाएगा ना अब, 690 डन जी। 690। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये देख लें, आपको इक्विपमेंट नजर आएगा, ठीक है। कॉस्ट के अंदर ये देखो क्या ऐड हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, ये लेसर की ऑपरेटिंग लीज है। इसने 19 लाख का एसेट जो है वो 10 साल पे डेप्रिशिएट करना है, जबकि 21,000 की आईडीसी को सिर्फ 4 साल पे डेप्रिशिएट करना है। ये सारी बातें इसके अंदर थी, क्या करें, सारी बातें थी। अब आपने इसको पूरा कर लेना है, कोई मसला हो तो मुझसे बेशक पूछ लीजिएगा। सी पार्ट बहुत आसान है, उन्होंने ये कहा बताओ ये टर्मिनेशन पेनल्टी एक्सरसाइज कर ले तो क्या होना है, उसकी अंग्रेजी का ही मसला था, वो मैंने आपको बता दिया। ये देखो तीसरे साल का एंड हुआ तो 460 के अंदर 40,000 ऐड हुआ पड़ा, ठीक है। ये तीसरे साल के एंड पे है, और चौथे साल फिर कुछ भी नहीं आ रहा, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो इसका सिर्फ राइट ऑफ यूज उन्होंने मांगा था, ये बता देंगे आप, इसको पूरा कीजिएगा। स्टिल कोई क्वेश्चन होता है, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। इस सवाल में से एक बार गुजरना ही मकसूद था, अब ये कहीं नहीं जाता है, अल्लाह आपके काबू में है, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात नॉर्मल क्लास में। अल्लाह हाफिज़।